गुड मॉर्निंग। ये जीके का 29वां पार्ट है और हम आज एक सामान्य ज्ञान के एक नए विषय की तरफ देखते हैं। क्या है? भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। इससे जुड़ा हुआ कई प्रश्न आया था कि इनमें से कौन वाद्य यंत्र सितार वादक हैं, कौन से तबला वादक हैं या कौन से बांसुरी वादक हैं, ये प्रश्न आता है। तो देख लिया जाए। सितार वादक जो हैं पंडित रविशंकर और विलायत खां हैं, जो सबसे मशहूर हैं। उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लेकिन कम से कम दो तो याद हो, 2, 3, 4 याद हो जाए तो उससे आंसर पकड़ना आसान हो जाता है। तो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर और विलायत खां, और तबला वादक हैं जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां, और बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। स्रोद वादक हैं अमजद अली खां। स्रोद वादक हैं अमजद अली खां, बहुत मशहूर हैं। अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। और शहनाई वादक जानते ही हैं आप लोग, बिस्मिल्लाह खां। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। और एक पुस्तक है जो पूछा गया था, नवीनतम पुस्तक है ये, इस्लाम, विमेन एंड वायलेंस इन कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके लेखक कौन है, ये सवाल आया हुआ है। तो इसके लेखक हैं नायला अली खान। इस्लाम, विमेन एंड वायलेंस इन कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके लेखक हैं नायला अली खान। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है, पुलित्जर, लॉर्ड ऑफ फाइनेंस, द बैंकर्स हु ब्रोक द वर्ल्ड। लॉर्ड ऑफ फाइनेंस, द बैंकर्स हु ब्रोक द वर्ल्ड, लियाकत अहमद की लिखी हुई पुस्तक है। इनको पुलित्जर पुरस्कार 2010 में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन के समय चंद्रमा का तापमान होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और रात के समय चंद्रमा का तापमान होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड, -173 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, चांद पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जबकि पृथ्वी पे टेम्परेचर का वेरिएशन कम है। उसकी वजह वायुमंडल भी है। वायुमंडल है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे तो वायुमंडल का ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो अब चंद्रमा में आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और -170, यानी कि 250 पौने 300 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन है। जबकि हमारे यहाँ सुबह से भोर में आप देखिएगा कि 5 से 7 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वेरिएशन है। सूर्य के केंद्रीय भाग जो कोर कहलाता है, क्रोड कहते हैं, कोर या क्रोड, उसका तापमान है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, जो बाहर है कोर के अलावा, जो मतलब स्फेरिकल है, जो बाहरी एरिया है, पेरीफेरी में है, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके बाहर का तापमान। और अंदर का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए, एक सवाल आया था, इस्लाम की स्थापना हुई, इसमें ऑप्शन था 700 ईस्वी, 500 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 700 ईस्वी। लेकिन इस्लाम की स्थापना 700 ईस्वी में नहीं हुई है, वो एक अप्रोक्सीमेट है। तो चूंकि ऑप्शन में वही था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म
570 ईस्वी में मक्का में हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मृत्यु 8 जून 632 को हुई। उससे रिलेटेड फैक्ट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई, मदीना में हुई। मक्का में जन्म हुआ, और अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 570 ईस्वी से 570 ईस्वी के बाद और 632 ईस्वी के बीच का जो वक्फा है उनका काल है, और इसमें 700 ईस्वी स्थापना दिया हुआ है, जो करीब करीब मतलब अप्रोक्सीमेट पे चल रहा है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सन 1987 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? ये सवाल आया है। 1987 में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका सही उत्तर है 7। और 1956 में भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हाँ, इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1956 के पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जो थे उसका नाम है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप। 1956 के बाद संघ शासित क्षेत्र कौन कौन हुए? जो अभी 7 हैं 1956 के बाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, जो वर्तमान में उसका नाम पुदुचेरी है। तो इस प्रकार से आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ पे सेंटर से गवर्न होता है, वो सेंटर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पे, और उसके थ्रू वहाँ पे एक गवर्नर होते हैं, वो उसके थ्रू गवर्न होते हैं, तो वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। और राज्य सरकारें जो होती है जहाँ पे इलेक्टेड होते हैं सीएम होते हैं और उसकी विधायिका होती है, उसका विधान सभा होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होता है, वो सरकार चलाती है। तो ये फ़र्क है कि केंद्र शासित प्रदेश में सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चलाता है, यानी अल्टीमेटली सेंटर के हाथ में होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो खुद से पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाती है, कानून बनाती है और हुकूमत को चलाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जीके का 33वां पार्ट है, और आप लोगों में से जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि समय से आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तैयारी कर सकें। चलिए प्रश्न लेते हैं। एक सवाल है कि कौन एक जैव द्रव्यमान का स्रोत नहीं है? इसमें आया था कि कौन सा एक है जो जैव द्रव्य का स्रोत नहीं है। पहला है, उसमें ऑप्शन देता हूं मैं, गोबर गैस, दूसरा है कोयला, तीसरा है लकड़ी और चौथा है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। इसका गोबर गैस, कोयला और लकड़ी ये सब क्या कह रहे कि जैव स्रोत है, ये सब बायो सोर्स है, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इसका स्रोत नहीं है। तो क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायो सोर्स नहीं है, वो अलग है, उसका सोर्स नॉन बायोटिक है। नेक्स्ट सवाल, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? इसमें क्या होता है? ये सवाल आया था।
तो धूम्रपान में क्या क्या होता है, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, निकोटीन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये तीनों काफ़ी नुकसानदेह है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसानदेह है और निकोटीन भी नुकसानदेह है और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तीनों ये सवाल आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 15, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पोररी होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं, तो उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और दूसरा है रसिया, रूस, और तीसरा है ब्रिटेन, और चौथा है फ्रांस, और पांचवा है चीन। तो ये था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित। किसे दुनिया का पुलिसमैन मुहावरे से संबोधित किया जाता है, ये भी सवाल आया हुआ है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं, वही संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल को। और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से कितने वर्षों के लिए करती है? ये सवाल आता है। तो जो 10 अस्थायी सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे आते हैं, 2 वर्ष पे आते हैं। और जो महासभा है उसका निर्वाचन 2/3 बहुमत से करती है। 2/3 बहुमत से उन सदस्यों को हर 2 साल में चयन करती है, जो 10 होते हैं। 10 देश होते हैं वो। तो टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी है, 10 अस्थायी है। उन 10 अस्थायी का हर 2 साल में चयन होता है। उसका चयन साधारण बहुमत से नहीं होता, 2/3 यानी 2/3 बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है। ये है। और एक चलिए अब सवाल का समय हो चुका है, मैं सवाल लेता हूँ, प्रश्न करते हैं हम। तो पहला सवाल है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? और भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? और तीसरा सवाल, किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? और आप लोग एड्स से, चौथा सवाल, एड्स से जुड़ा हुआ 2 जांच का नाम, 2 टेस्ट का नाम भी आप लिखेंगे कि एड्स से जुड़ा हुआ 2 टेस्ट कौन कौन सी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारी यही कामना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ये जीके का 31वां पार्ट है। और जिन लोगों ने, जो नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको खुद ब खुद पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है। ये बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि हम लोग एक बार में कोई बात समझते नहीं हैं, तो इसलिए आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए कि आसानी से आपको वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ये एक सवाल आया था कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही अर्थ ये है, दी गई है और उसमें अनुच्छेद थे। तो
अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और भाग 20 में इससे जुड़ा हुआ यह आ सकता है, भाग 20 में संशोधन है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। एक नया सवाल लेते हैं। प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है। तो इसका सही उत्तर है 1764। और इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अब देखते हैं और क्या क्या उस समय में, उस डिकेड में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कौन कौन से वॉर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पीपल के बीच हुए थे, इंडियन किंग के बीच हुए थे। तो उसमें एक है प्लासी का युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहला युद्ध यही माना जाता है, जो 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और 1760 में हुआ था वांडी वश का युद्ध। वांडी वश, जो लोग हिस्ट्री के हैं उनको तो और भी बिल्कुल याद करना है। वांडी वश का युद्ध हुआ था 1760 में। ये फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी इसमें अंग्रेजों से। और एक हुआ था 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, उसी के आसपास है। 57, 60, 61, 64। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और 1774 में हुआ था रूहेला युद्ध। तो हमें ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्रम पूछ देता है कि युद्ध का क्रम बताएं, और कई बार डेट वाइज मिलाने के लिए पूछ देता है कि कौन सा एग्ज़ाम। अब जैसे पूछ देगा रूहेला का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, मिलाने के लिए वांडी वश का युद्ध कब हुआ, पानीपत तृतीय युद्ध कब हुआ, इन सबको आपको मिलाना है। और या आपको पूछ देगा प्लासी का युद्ध, वांडी वश का युद्ध, पानीपत का युद्ध, रूहेला का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, क्रम से लिखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको याद हो। और एक है सवाल आया था कंप्यूटर में, ALU का अर्थ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले भी आप पढ़ चुके हैं। हाँ, एक बात मैं आपको ये बताना, कई बार जो है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कई बार आते हैं, तो रिपीट होने में कोई बुराई नहीं है। सपोज कि आप जानते हैं कि नेशनल पार्क जो नैनीताल में है उसका नाम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट। लेकिन आप फिर जान गए कि उसका नाम जिम कॉर्बेट है, और फिर आपको किसी ने लिखा दिया कि जिम कॉर्बेट नैनीताल में है। इससे हमारे इल्म में कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो रिपीटेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ किताबों में या कहीं आपकी कॉपी में बार बार आ जाती है तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। वो आपकी याद दहानी भी है, आपको ये भी समझाने की कोशिश करता है वो प्रश्न कि आप पीछे की बात को अभी भी याद करते हैं कि नहीं, याद रखते हैं कि नहीं। चलिए, एक सवाल था कि जल कण किस तापमान पर संघनित होते हैं, यानी वाटर का जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, वो कैसे संघनित होकर के वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वो डेंस हो जाता है, वो संघनित हो जाता है, जो वाटर कैसे हो जाता है, ये है इसका सही अर्थ। सेम क्वेश्चन है कि जल कण किस तापमान पर संघनित होते हैं, भाप से पानी कैसे बन जाते हैं। तो उसको ज्योग्राफी में
उस तापमान को, उस टेम्परेचर को उष्मांक कहते हैं, उष्मांक। और ऐसा कब होता है? जब वायुमंडल की औसत आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी है, 100% हो जाती है, तो जल कण संघनित होने लगते हैं। तो जो पानी का कण है वो संघनित होने लगते हैं। ये क्रिया संघनन बिंदु कहलाती है। तो ऐसा तब होता है जब वायुमंडल की औसत आर्द्रता 100% हो जाती है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आया था, बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत क्या है? मतलब किस सिद्धांत पे वो चलता है? तो वो प्रेरण के सिद्धांत पे चलता है। जो लोग फिजिक्स के नहीं हैं उनको सिंपली कुछ इस तरह के सवालों को याद करना पड़ेगा। जानते हैं ये फैक्ट पे आधारित है, तो तथ्यों पे आधारित जो भी आंसर है उसको याद करना ही पड़ता है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। और एक चलिए हम सवाल करते हैं। अब हमने आज बात की कई लड़ाई के बारे में, बक्सर का युद्ध के बारे में, और तो आज हम सवाल करते हैं कि डूरंड कप, पहला सवाल है, किस खेल से संबंधित है? और दूसरा सवाल, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? और तीसरा सवाल, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ये जीके का 32वां पार्ट है। और आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे पहुंच जाए और आपको आसानी हो। तो चलिए, सवाल एड्स से रिलेटेड है। एड्स के विषाणु के विरुद्ध सर्वाधिक प्रयुक्त दवा है, ये प्रश्न पूछा गया है। एड्स के विषाणु के विरुद्ध सर्वाधिक प्रयुक्त दवा, तो इसका नाम है, सही ऑप्शन है एजिडोथाइमीडीन। एजिडोथाइमीडीन। और जानते हैं अन्य तथ्य एड्स से रिलेटेड। तो एड्स का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब ये अचीव्ड है, ये डिजीज़ जो है एक्वायर किया हुआ है, ये पटता नहीं है, एक्वायर्ड है, अचीव्ड है। और इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये भी आता है एग्ज़ाम में, हर तरह के एग्ज़ाम में आता है। उसमें आता है छांटने के लिए कि इनमें से कौन से एड्स से जुड़ा हुआ जांच है, या आएगा इनमें से कौन सा एक जांच जो एड्स से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस ऑप्शन को भी अलग करना पड़ता है। तो एक है एलिसा टेस्ट, ELISA। इसका मतलब है, ई से है इंजाइम, एल से लिंक्ड, और आई से इम्यून, और उसके बाद एस से है सॉल्वेंट, और ए से है एस से, ASSY। तो HIV वायरस की जांच करने की प्रणाली के लिए है ये। और नेक्स्ट है CD4 काउंट, CD4 काउंट, ये भी एड्स से रिलेटेड जांच है। इससे रोगी के प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाया जाता है, CD4 काउंट में, कि प्रतिरोधक क्षमता कितनी बची है, उसका आकलन, कि कितना एंटीबॉडीज़ है, कितना सेफ्टी सिस्टम बचा हुआ है। और एक है वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट, ये HIV संक्रमण की जांच है ये भी। और एक है HIV-24 एंटीजोन, HIV-24 एंटीजोन, इसको PCR भी कहते हैं, ये भी एड्स की ही जांच है। तो एड्स से रिलेटेड ये सारे तथ्य थे। और नेक्स्ट, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, प्रश्न है। तो जो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ताप्ती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। और ये दोनों नदियां पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, और भी नदी हैं इसके साथ, नर्मदा, ताप्ती, माही, जो आपने देखा था, जो
पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये एक संकरी खाई में बहती है, पत्थर वगैरह होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती, मिट्टी नहीं होती है। उसकी एक वजह ये है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और मैं सब ये जो बेसिक जीके है, इसके बाद हम एडवांस जीके भी शुरू करेंगे, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये 2-3 महीने का कोर्स है, पहले आप बेसिक जीके को कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, मतलब पूरा सिस्टमेटिक तैयारी हर एग्ज़ाम के लिए, आईएएस, पीसीएस और नेट, समूह ग, ग्रुप सी से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें अभी आपको बर्दाश्त करके चलना है, एकदम से घबराना नहीं है। और आपको पता ही है ज्ञान और सेहत का प्रोसेस क्या है, कतरा कतरा संचय होता है, ये एक बार में एक साथ पूरा नहीं आता। तो धीरे 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 हम जब ये बेसिक कोर्स जीके का समाप्त कर लेंगे, उसके बाद एडवांस कोर्स की तरफ, उसके बाद एनसीईआरटी सिस्टमेटिक, हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी को भी समझेंगे, पॉलिटी को भी समझेंगे, ज्योग्राफी को भी समझेंगे, एक एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ताकि पीसीएस में भी आपको फ़ायदा हो सके, आईएएस के लिए भी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो, बड़े बड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको भी टच किया जा सके, सीडीएस का भी है। तो नेक्स्ट है, किसने, एक सवाल है, किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को, करप्शन को वैलिड कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया, वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भ्रष्टाचार को कैसे कर दिया कि मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी सरकारी नौकरी में या किसी भी काम के लिए फिरोज शाह तुगलक इस बात को बढ़ावा देते थे कि चलो कुछ घूस दे दो, काम हो जाएगा। वो अपने कर्मचारियों से कहते थे और आम जनता से भी कहते थे कि ले दे के काम कर लो। तो कुछ इस तरह का मामला था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है उनका। वो उन्होंने थोड़ा करप्शन को पॉजिटिव साइन दिया। तो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजा का युद्ध, तो ये है पुरुषनी नदी, पुरुषनी, जो आज दूसरे नाम से जानी जाती है। आज पुरुषनी को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और नेक्स्ट में है, भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तोप और बंदूक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाबर ने। तो ये भी आप करेंगे। और उसके बाद सवालों की बारी आती है, प्रश्न करते हैं हम। तो प्रश्न है कि पहला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? और दूसरा सवाल, बक्सर की लड़ाई कब हुई? और तीसरा सवाल, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? थैंक यू। ये जीके का 39वां पार्ट है। और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको हमारा वीडियो समय से पहुंच जाए। तो चलिए हम सवाल लेते हैं। प्रश्न है, आज का प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग है। कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? और ऑप्शन उसमें देख लीजिए गौर से। वीवी गिरी एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है बीडी जत्ती, और सी में है हिदायतुल्ला, और डी में है जाकिर हुसैन। वीवी गिरी, बीडी जत्ती, हिदायतुल्ला, जाकिर हुसैन। और ये आंसर, इसमें कोई सही आंसर नहीं है क्योंकि सारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इस तरह का कभी कभी आप जानते ही हैं, लोक सेवा आयोग में या ग्रुप सी में 4-5 क्वेश्चन गलत रहते हैं, तो उसको आपको मान के चलना है। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो हमें कम से कम ये जान के जाना है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, वो हमें उनको नहीं देखना कि आंसर गलत है। आपको उसमें मार्क्स मिल जाते हैं जनरली, क्योंकि जब वो आंसर ही नहीं है तो सबको 1-1 नंबर दे दिया जाता है।
चलिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि कौन कौन उपराष्ट्रपति हैं, क्या क्या है स्थिति, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 तक रहे। और दूसरे उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1962 से 1967 तक रहे हैं। और तीसरे उपराष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, 1967 से 1969 तक रहे हैं। और चौथे हैं गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 1974 तक रहे हैं। और पांचवें हैं बीडी जत्ती, 1974 से 1979 तक रहे हैं, 1979 तक। और छठे उपराष्ट्रपति रहे हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 1984 तक रहे हैं। और सातवें हैं आर वेंकट रमन, 1984 से 1987 तक रहे हैं। और आठवें हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992 तक। और नौवें हैं आर नारायणन, 1992 से 1997 तक। और 10वें हैं कृष्णकांत, 1997 से 2002 तक। और 11वें हैं भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक। और 12वें राष्ट्रपति हामिद अंसारी, 2007 से 2017। हामिद अंसारी का कार्यकाल 2007 से है। तो बहरहाल इसके आगे का हम उसको क्लियर कर लेंगे और करंट में। तो इसमें हमें ये एक्चुअली समझना है कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो इसमें क्रम से प्रश्न आ जाएंगे, जैसे आएंगे कि इन उपराष्ट्रपतियों को क्रम से लगाएं, जैसे राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप, इसको क्रम से लगाएं। तो क्रम भी याद करना जरूरी है। और आ जाएगा कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा था, किस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था। तीसरा प्रकृति है सवाल का कि इनमें से कौन, जैसा कि आया है, उपराष्ट्रपति नहीं है। तो ये तीन प्रकार की प्रकृति है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका वही दो उपाय है, अंडरस्टैंडिंग और बाय हार्ट करना। याद भी करिए और समझिए भी। तो बिना याद किए, बिना समझे, दोनों काम पैरेलल चलना चाहिए इस तरह के आंसर के लिए। तो चलिए सवाल ले लेते हैं, 3 सवाल। पहला सवाल है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। अयोध्या, दूसरा सवाल, किस नदी के किनारे अवस्थित है। और तीसरा सवाल, फिरोजपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बहरहाल बीच बीच में जीके की ये प्रकृति है कि कुछ आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ याद करना बहुत आसान है, कुछ याद करना। तो आप एक बात और अच्छी तरह से जान लीजिए, जो आसान है वो तो सबके लिए आसान है ना, और जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। तो मुश्किल को आसान कर लीजिए। और मेरा मानना है कि आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता। जो आपको याद हो जाता है वो आसान है, और जो आपको मुश्किल है, जो याद नहीं होता, वो मुश्किल है। तो आप याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा। हम क्या करते थे कि जो सबसे मुश्किल होता था उसको याद करते थे, तो मुश्किल हमारे लिए आसान हो जाता था, और आसान तो आसान था ही, तो सारे आसान हो जाते थे। तो इस प्रकृति से आप चलिए, इस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कीजिए कि आप आसान को सबसे पहले पढ़िए, लेकिन मुश्किल को आप मत छोड़िए। मुश्किल को आप आसान बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि मुश्किल, सबको मुश्किल लगता है, तो मुश्किल को आसान बना दीजिए तो हर चीज आसान हो जाएगी। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ये जीके का 36वां पार्ट है। और जो लोग नए हैं, जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरा वीडियो समय से पहुंच जाए।
तो चलिए हम बात करते हैं कुछ बिंदु पे। कुछ सवाल है, वो एज इट इज आपको समझना पड़ेगा। स्थानीय निकायों के चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश का विरोध किया था, ऑप्शन है। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थानीय निकायों में राजनीतिक दल का विरोध किया था। स्थानीय निकाय का मतलब लोकल स्तर पे जो इलेक्शन होता है, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका। आपको पता ही है पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत है और नगर पालिका का चुनाव किस संविधान संशोधन के तहत है। ये आप आंसर में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पंचायती राज कैवें संविधान संशोधन में है और नगर पालिका का चुनाव कैवें संविधान संशोधन से हुआ है। चल, तो कौन सी संस्था सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है, ये सवाल आया था। कौन सी संस्था सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है, तो वो है ग्राम सभा। एक है किस राज्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2001 और 2011, यानी आप तो जानते हैं ना कि 2001 में, फिर जनगणना 2011 में, फिर 2021 में। अब पहली जनगणना कब हुई थी, ये भी एक सवाल है, ये आप बताएंगे, पीछे के वीडियो में जा चुका है। अब पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, ये आप जरूर बताएंगे। तो 3 सवाल ऐसे भी हो चुका है। किस राज्य में 2001-2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर उच्चतम है, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो है मेघालय। यहां 27.9% हुआ है 2001 के 11 के बीच में। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य घटते क्रम में, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो सबसे ज्यादा है मेघालय जो 27.9% है। उसके बाद जो वृद्धि हुई है वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है, वो हुई है 26%। ये दोनों राज्य आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, और अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है, और बिहार है तीसरे नंबर पे। तो मेघालय का 27.9%, अरुणाचल प्रदेश भी है दूसरे में जहां ग्रोथ बहुत हुआ 26%, और तीसरे में बिहार है 25.4%। तो ये था सवाल सेंसस से रिलेटेड। और भी बातें हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य, अभी तो अधिकतम वाला जाने थे, न्यूनतम जो सबसे कम है, तो उसमें नागालैंड है। नागालैंड में वृद्धि दर सबसे कम रही है। अब मेघालय में सबसे ज्यादा रही, दोनों नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो नागालैंड में -0.6% है, घट गया पॉपुलेशन। उसके बाद है केरल। केरल में 4.9% है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 एंड 2011, और गोवा में 8.2% है। तो सबसे ज्यादा है मेघालय और सबसे कम है नागालैंड। नागालैंड, केरल, गोवा है। और नेक्स्ट में है भारत की दशकीय वृद्धि दर एज ए होल, पूरे भारत की दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई। अब पॉपुलेशन कम हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार, 21.54 से 21.54% से घटकर 17.7% हो गया है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक क्वेश्चन आया था हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, होता है आयरन, ये आप जान लीजिए। और आयरन ही जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो डॉक्टर आयरन खाने के लिए कहते हैं। आयरन से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और उससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उससे आरबीसी बनता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। और इसी से जुड़ा हुआ हड्डियां बनी होती है, तो हड्डियां जो बनी होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, 2 चीज की, कैल्शियम और फास्फोरस होता है हड्डियों में। और एक सवाल है भारत के उस शहर का नाम क्या है जिसमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो एक ही शहर में यह सवाल आया है, 2 रेलवे जोन है, वो है मुंबई में। मुंबई के 2 रेलवे जोन हैं, उसका नाम तो आप जरूर लिख लीजिए। वो है मध्य रेलवे, मुंबई से उसका नाम है मुंबई सेंट्रल जो मध्य रेलवे है, और एक है पश्चिमी रेलवे,
उसका नाम है चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई। ठीक है, तो मुंबई के जो रेलवे मंडल हैं वो एक ही मंडल में दो दो रेलवे जोन हैं, और वो हैं मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे। वो आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे कि और कितने रेल मंडल हैं। तो इसमें हम थोड़ा सवाल ले लेते हैं, जो पिछला क्वेश्चन था। वैसे 3 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हम आपसे पूछ चुके हैं, और बताएंगे आप कि एशियन का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सवाल, एशियन में कितने सदस्य देश हैं। और तीसरा सवाल, एशियन जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ठीक है, फिर रखता हूं मैं, धन्यवाद। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और नए नए आए हैं वो देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेल आइकन भी दबाएंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपको हमारा वीडियो समय से पहुंच जाए। तो ये 35वां है जीके का पार्ट, 35वां पार्ट है जीके का। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है कि किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ये चूंकि आया हुआ ऑप्शन के साथ है तो मैं ऑप्शन भी आपको बताऊंगा। निम्न में से किन में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। और उसमें ए ऑप्शन में है हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हवा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बी ऑप्शन में, और सी में है पानी, और डी में है लकड़ी। फिर से आप देख लीजिए, किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हवा में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी में, और डी है लकड़ी। और इसका सही उत्तर है लकड़ी। अब सही उत्तर लकड़ी क्यों है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे इस पे बात हो जाएगी। लकड़ी, इसका सही उत्तर यह है कि जो ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। तो इसलिए वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद द्रव्य में होता है, जल में होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस। तो ये होता है 148 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और उसके बाद लोहे में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जाहिर सी बात है, वो होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, इसलिए सही आंसर लकड़ी होगा, उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है। और ध्वनि की चाल पे दबाव का क्या प्रभाव होता है उसको जानते हैं। ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो वेलोसिटी है साउंड की, उस पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, ये आप लिख लीजिए। और ध्वनि की चाल पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो जान लेते हैं। तो ताप बढ़ाने पे उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने पे तो जो है ध्वनि क्या फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और बढ़ जाता है। जैसे मान लिया गर्म होगा अगर वो चीज, तो और फास्ट आवाज जाएगी, बहुत तेजी में जाएगी। और अगर गर्म कम होगा, ठंडा होगा, तो आवाज तेज नहीं जाएगी। और ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव देखते हैं। तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, शुष्क वायु की अपेक्षा जो है आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेप रिकॉर्डर के टेप पर परत चढ़ी होती है। टेप रिकॉर्डर पहले काफी इस्तेमाल होता था, ये सवाल है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर परत चढ़ी होती है किस चीज की। तो यह है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। फेरो आयरन से रिलेटेड है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। और कुछ और पदार्थों को जान लेते हैं इससे संबंधित। एक है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का प्रयोग होता है हरा कांच बनाने में, फेरस ऑक्साइड। उसके बाद है फेरस सल्फेट व ब्रोमीन। फेरस सल्फेट और ब्रोमीन का इस्तेमाल रंग उद्योग में होता है, कलर इंडस्ट्री में। और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तन में कलई लगाने में होता है,
कलई जो करते हैं, बर्तन को चमकाते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, और क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। और एक सवाल आया था, उसको लेते हैं। सवाल है कि कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? ASEAN, एशियन का सदस्य नहीं है। तो उसमें ऑप्शन था वियतनाम, बांग्लादेश, ब्रुनेई, म्यांमार। तो उसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश एशियन का सदस्य नहीं है। अब जानते हैं एशियन के बारे में क्या है। तो एशियन का अर्थ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व। ये भी सवाल आता है, IAS में आ चुका है। एशियन की किस तरह के देशों का एक संगठन है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण दक्षिण, ये IAS में आया था। तो ये साउथ ईस्ट एशियन है, दक्षिण पूर्वी देश है। इस बात का क्योंकि बड़ा लॉजिकल है ये, तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने की जरूरत है। बड़े बड़े एग्जाम में छोटी बातें पूछ देते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। और कई बार हम, अब जैसे ये है साउथ ईस्ट, ध्यान नहीं है, इसमें मैप की जरूरत है। आपको समझना है साउथ क्या है, ईस्ट क्या है। तो हम लोग साउथ ईस्ट में हैं। तो एशियन में कितने सदस्य हैं? एशियन में 10 सदस्य हैं, 10 देश हैं। तो उसमें कौन कौन सा देश है जान लीजिए। उसमें है ब्रुनेई एक नंबर में, कंबोडिया दूसरा नंबर है, तीसरे नंबर में इंडोनेशिया, चौथे में लाओस, पांचवें में मलेशिया, छठे में म्यांमार, सातवें में फिलीपींस, आठवें में सिंगापुर, और नौवें में थाईलैंड, और 10वें में वियतनाम। तो इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत नहीं है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। और एशियन जो ग्रुप ऑफ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, जो चीफ ऑफिस है इसका, मेन ऑफिस है जकार्ता में है। आपको पता होगा इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो इंडोनेशिया भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भारत, रूस और चीन को पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। इसमें ये संवाद करने का सहभागी माना जाता है भारत को, रूस को और चीन को। तो आज हम एशियन से रिलेटेड इतनी बात जान गए। और अब 3 सवाल लेते हैं जो अक्सर हम जिस पे बात करते हैं। तो 3 सवाल में आज हम बात करते हैं। बताइएगा कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? नंबर 1 पहला क्वेश्चन, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? और दूसरा सवाल, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? और तीसरा सवाल है कि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? तो आज 3 राजधानी हम आपसे पूछ रहे हैं। पहला है पुर्तगाल की राजधानी, दूसरा है आयरलैंड की राजधानी, और तीसरा है बुल्गारिया की राजधानी। मॉर्निंग। तो ये जीके का 37वां पार्ट है। और हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि रेलवे से जुड़ा हुआ। हाँ, ये जो नए लोग हैं, वो जो अभी आए हैं इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि हमारा वीडियो सही समय पे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब हम अपलोड करें। तो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे रेलवे जोन की। तो वो रेलवे जोन जहाँ पे वो शहर जहाँ पे 2 रेलवे जोन हैं, वो मुंबई है, वो मध्य रेलवे है वहाँ पे, और पश्चिमी रेलवे है। और आप जानते हैं कोलकाता के रेल मंडल को देखते हैं। कोलकाता में पूर्वी रेल मंडल है, दक्षिण पूर्वी रेल मंडल है। कलकत्ता आपको पता है पूरब में ही पड़ता है, पूरब में पड़ता है कलकत्ता, तो पूर्वी रेल मंडल है। और मुंबई पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिमी रेलवे मंडल है। ऐसे जब लोकेशन आप समझेंगे मैप में,
कि कहाँ पे कौन सा है, उत्तराखंड कहाँ पे है ये भी समझना जरूरी है। तो कलकत्ता में जो रेलवे मंडल है पूर्व रेल मंडल है, उसके बाद दक्षिण पूर्वी रेलवे मंडल कलकत्ता में आता है, और एक कोलकाता मेट्रो रेल है ये आता है, और ये कलकत्ता का रेल मंडल है। तो आपको हर जगह का जानना होता है, ये सवाल आ जाते हैं। और फिर उत्तर रेलवे है, तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है, इसको आप इस तरह से आप लिखेंगे। एक है दक्षिण रेलवे, इन दोनों के अलावा जो मुंबई है और कलकत्ता में, मुंबई में 2 और कलकत्ता में भी आपने 2 देखा, एक कोलकाता मेट्रो रेल भी है तीसरा, और बाकी उत्तर रेलवे है उसका मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, और पूर्वी रेल का मुख्यालय कलकत्ता। क्रम से हम जान लें। पश्चिमी रेलवे, ये मैप में आप जरूर देखेंगे एक बार, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अभी ऊपर में, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा चर्च गेट जो रेल है, और मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल जिसको बोलते हैं मध्य रेलवे, और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर है उसका सेंटर, और दक्षिण पूर्वी रेलवे ये कोलकाता पीछे अभी गुजरा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ये हुबली है, और उत्तर पश्चिमी रेलवे उत्तर पश्चिम तो ये है जयपुर। और दिशा का भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि दिशा का कैसे समझ में आता है। उत्तर मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है इलाहाबाद, और पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है हाजीपुर, और दक्षिण मध्य रेलवे इसका मुख्यालय सिकंदराबाद, और पश्चिम मध्य रेलवे इसका मुख्यालय जबलपुर है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका है जबलपुर, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर है, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद है, उत्तर पूर्वीय केंद्रीय रेलवे मालेगांव है, और पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर है। मैं एक बार फिर से इसको बोल देता हूं जो कंफ्यूजन हुआ है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे मालेगांव, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर। तो ये इसके लिए क्या करना है कि इसको तो रटना भी पड़ेगा, याद भी करना है आपको, और साथ साथ में समझना भी है। इस तरह के प्रश्न में दोनों बातें होती है, दिमाग भी लगाना पड़ता है और रटना भी पड़ता है। तो आपको, और मेरा ये मानना है इसमें कि एक बार में ही आप उस काम को कर दीजिए, ये अगले साल के लिए मतलब सुरक्षित मत रखिए, एग्जाम से पहले याद कर लेंगे। हमें उसी वक्त देन एंड देयर वी शुड डू दैट वर्क, हमें उसी समय कर लेना चाहिए, उसके इंतजार के लिए मत रखिएगा इस तरह के टॉपिक को कि नहीं अभी याद नहीं होगा बाद में कर लेंगे, बाद तो कभी नहीं आएगा। तो एकदम अभी का अभी। कई बार क्या होता है कि हमारे एक सर थे तो वो कहते थे कि एक मुर्गी को 5 बार हलाल करना पड़ता है, एक मुर्गी को एक ही बार हलाल करिए, एक ही जगह पे, 5 जगह पे नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, 4 महीना इस कोचिंग, 3 महीना उस कोचिंग, 1 साल वो कोचिंग, 1 साल वहां पढ़ा। अरे एक जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, यहीं पढ़िए, ये प्लेटफॉर्म है, और अच्छे से पढ़िए, 12 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि किस राज्य में 2001 और 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर उच्चतम रही है। दूसरा सवाल, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन हैं। उसके बाद तीसरा सवाल,
सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की रही है 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार? तो ठीक है, हम विदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद। मॉर्निंग। ये जीके का 38वां पार्ट है और आप में से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हमारा वीडियो समय से पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न, पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है। पेशियां का मतलब मसल्स, मसल्स हड्डी से जुड़ी होती है। यह सवाल आया था, किससे जुड़ी हुई थी, उनके बीच में क्या था? मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती है। पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, टंडन से जुड़ी होती है, टंडन से। और आगे इससे जुड़ा हुआ अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी का हड्डी से जो जुड़ाव होता है अस्थि का अस्थि से, वो लिगामेंट कहलाता है, लिगामेंट से। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ा ऑर्गन वो है लीवर, यकृत। ये 1.5 to 2 kg होता है, 1.5 to 2 kg होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा तो लीवर है यानी यकृत, तो दूसरा है अग्नाशय, अग्न्याशय। और एक सवाल आया था, उसको भी देख लेते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड है। मानव नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमें किस भाग पे बनता है? तो इसमें ऑप्शन में मैं आपको कॉर्निया, रेटिना, पुतली, पुपिल को कहते हैं, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेटिना। रेटिना पे ही इमेज बनता है। और रेटिना पे इमेज आपको पता होगा या नहीं, ये उल्टा बनता है, लेकिन इंसान में मतलब ऐसी क्वालिटी है कि सामने वाला व्यक्ति हमें रेटिना पे उल्टा दिखने के बावजूद भी सीधा दिखता है। ये एक्सेप्शन केस है। उससे ऐसे लेंस उतने ही हैं दुनिया में जितने लोग हैं। ऐसा कोई यंत्र नहीं तैयार हुआ है जो उल्टा दिखा करके सीधा दिखे। और हम लोगों को एक दूसरे को हम उल्टा देखते हैं, इमेज उल्टी पड़ती है लेकिन दिखते हैं सीधा। हमारे आंख की बनावट गोलाकार है, उसका व्यास 2.5 है। और किस ग्रंथि से अश्रु निकलता है? तो मतलब आंसू किस ग्रंथि से, किस ऑर्गन से आंसू का? तो यह है लैक्रीमल। लैक्रीमल एक मतलब सिक्रीशन है, एक लैक्रीमल के सिक्रीशन से जो है टीयर, आंसू का आना होता है। एक सवाल है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत मशहूर हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर है लंदन। जबकि कंफ्यूजन होगा कि भारत, नहीं, लंदन में किया। और नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? और इसमें ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी में है उपर्युक्त सभी। तो हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, तीनों जगह, ये तीनों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। जबकि और भी शहर हैं, पटना भी गंगा के किनारे है। तो नदियों के किनारे बसे शहर को हम जानते हैं कि कौन कौन है। तो आगरा यमुना नदी के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे है, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, करनूल जो आंध्र प्रदेश में है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है,
श्रीनगर झेलम के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी है, लखनऊ गोमती नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा ये चंबल नदी के किनारे है, बहुत मशहूर है। कोटा में लोग इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए जाते हैं और मेडिकल की। कटक महानदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे है, और संबलपुर ये संबलपुर महानदी के किनारे है। आपको पता है महानदी कहाँ है? पिछली वीडियो में बताया था, महानदी उड़ीसा में है। तो ये रहा आज का टास्क, और सवाल की बारी आती है। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, 3 सवाल। पहला सवाल है कि पूर्वीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और दूसरा सवाल, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और तीसरा सवाल, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ठीक है, थैंक यू। आज हम ये जीके का 40वां पार्ट है, और इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रश्न आया था। और इसके साथ साथ जो लोग नए हैं, वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको मेरी बात समय से जब हम अपलोड करें अपना वीडियो तो आप तक पहुंच जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं समझता हूं कि अब तक जितने भी वीडियो हैं उसको आपने देखा होगा, बार बार सुना होगा, याद किया होगा, और काफ़ी फ़ायदा उठाया है आप लोग। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। अब आप काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, पिछले वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति की बात की थी, और अभी हम बात करेंगे नए सवाल की। एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आया था ग्रुप सी में। एक ट्रांसफार्मर का उपयोग, ट्रांसफार्मर बहुत सुना होगा आपने, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है, उपयुक्त एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। एसी बोलते अल्टरनेटिव करंट को, उपयुक्त एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। अब इसका सही उत्तर यह है, एक्चुअली क्या है ट्रांसफार्मर का, कि करंट जो है, करंट का जो फ्लो है वोल्टेज का, वो ज्यादा और कम होता रहता है। तो ज्यादा और कम के संतुलन को बनाए रखने के लिए, अगर ज्यादा है तो कम कर देता है, और कम है तो ज्यादा कर देता है। ये ट्रांसफार्मर का काम है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। ये केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के लिए किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो है उस पे ये लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमय कहां से लिया गया? अस्तो मा सद्गमय, तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। तो देखते हैं इससे जुड़ा हुआ और क्या आ सकता है। तो एक है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होता है? इसका सही उत्तर है 6.8। इससे जुड़ा हुआ पता है
बहुत सारी चीजों का कई बार पूछता है और पूछने की संभावना है, जैसे ब्लड का, समुद्री जल का, दूध का, शराब का, मूत्र का, नींबू का, इस सब का पीएच मान पूछ सकता है। तो दूध का पीएच मान है 6.8, समुद्री जल का है 8.4 और रक्त का है यानी ब्लड का है 7.4, लार का है 6.5। जो लार आता है एक्चुअली वो टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो सिक्रीट होता है, उसको हम लार कहते हैं, वो 6.5 होता है। और दूध का एक्चुअली 6.4 है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि 6.8 था तो उसका सही उत्तर 6.8 है। मूत्र का 6, पेशाब का 6, शराब का पीएच मान 2.8 है, शराब का 2.8 और सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। लेकिन एग्जाम में और कई किताबों में हल्का वेरिएशन पाया जाता है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। जब आप याद कर लेंगे 2.4 या 2.2 या अप्रोक्सीमेटली 2, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लें नींबू और सिरका है तो 2 के अप्रोक्सीमेटली है, जैसे शराब है तो 2.8 है, वो 3 के अप्रोक्सीमेटली है, दूध है, लार है तो 6 के अप्रोक्सीमेटली, मूत्र 6 है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सामर्थ है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सामर्थ है। आपको पता है नाइट्रोजन की जरूरत कहां पड़ती है? ये बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है और नाइट्रोजन की जरूरत, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में है। आपको पता है कि नहीं, 78% जो गैस है उसमें नाइट्रोजन है, 78% और 21% ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कुछ बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत प्रोटीन में पड़ती है, दालों के लिए होती है। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और सोयाबीन में। वहां नाइट्रोजन कहां से आता है? तो वहां नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा उसमें नाइट्रोजन का एक प्रोसेस होता है। वो बैक्टीरिया पर्यावरण से नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन वहां प्लांट में जाता है। तो ये समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्चुअल है। तो चलिए प्रश्न मैं फिर से करता हूं। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में समर्थ है? ए में है राइजोबियम और बी में है एजेटोबैक्टर और सी में है दोनों, ए एंड बी, और डी में है कोई नहीं। तो इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये दोनों बैक्टीरिया करता है, ए एंड बी। सही उत्तर है राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। इसके कारण प्रोटीन का निर्माण होता है, दालों में नाइट्रोजन आ पाता है। इससे जुड़ा हुआ क्या देख सकते, मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मिट्टी के कणों के बीच वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कौन कौन के द्वारा होता है? थोड़ा वो बैक्टीरिया कौन कौन है और उनका नाम जान लेते हैं। एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, या जोस्वाइरिलम और क्लाइस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया है। तो एजेटोबैक्टर तो काफी मशहूर है। तो ये सब बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजेटोबैक्टर, एजोस्वाइरिलम, क्लाइस्ट्रीडियम। और नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ तथ्य,
वो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें है एनावीना और नॉस्टक, ये साइनोबैक्टीरिया है, एनावीना और नॉस्टक। और एक और बिंदु, लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी कोष्ठ में मटर कूल, मटर फैमिली आप समझ लीजिए, लेगुमिनेसी ये फैमिली का नाम है बॉटनी में, के पौधे की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु जातियां। लेगुमिनेसी के पौधे की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु जातियां, बैक्टीरिया, जो लेगुमिनेसी यानी मटर कुल के, मटर फैमिली के, जो भी मटर के इक्विवेलेंट जो भी उस फैमिली में आता है लेगुमिनेसी में, उसके जड़ों में रह करके ये बैक्टीरिया जो काम करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं? तो इसमें है राइजोबियम और ब्रैडीराइजोवियम, राइजोबियम, ब्रैडीराइजोवियम, ये दो बैक्टीरिया है, राइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे बहुआयामी दृष्टिकोण से, राइजोबियम, फिर आपका एक कंसेप्ट आया था एजोबैक्टर, फिर कई और बैक्टीरिया आए थे और कुछ बैक्टीरिया थे जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जैसे एनाबीना और नॉस्टक। तो इस तरह से जो आप एक बार रट लेंगे, याद कर लेंगे और आपके जुबान पे चढ़ जाएगा, तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो इसको याद करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका कि आप याद करने में रटने का भी काम करें, ये फैक्चुअल है। बेसिक जीके तो रटना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 थोड़ा रटें। पॉइंट नंबर 2, सबसे बेहतर और इफेक्टिव जो तरीका है जीके को याद करने का या हिस्ट्री को, वो है रिपीटेशन, प्रैक्टिस। बार बार आप जब इसको सुनेंगे, बार बार जब आप इसका रिवीजन करेंगे, तो आपको ये चीज आ जाएगा। तो आप दो सिद्धांतों पे चले, एक तो आप याद करें और बार बार आप रिवीजन करें या वीडियो आप सुने। वीडियो भी आप बार बार 10 बार आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो है, आप ज्यादा से ज्यादा बार आप सुनेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है। चलिए फिर, थैंक यू।